Hello students, next topic is hyperconjugation. हाइपरकॉन्जुगेशन क्या होती है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास कार्बोकेटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और उस केस में मेरे पास टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी 3 कार्बोकेटाइन है। ये मेरे पास जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 3 ऑलरेडी ग्रुप पड़े हैं, तो ये मेरा टर्शरी कार्बोकेटाइन हो गया। सिमिलरली सेकेंडरी के केस में मेरे पास स्ट्रक्चर, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसे ही मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 1 कार्बन से कनेक्टेड है। तो मेरे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब भी मेरे पास कोई चार्ज स्पेशी होती है, अगर उस पर वो चार्ज बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, तो मेरे पास स्टेबिलिटी कम होती है, अनस्टेबल होता है। अगर वो चार्ज कम होता है तो वो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? अगर डोनेटिंग ग्रुप हो, और मेरी ये मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है। 3 डोनेटिंग ग्रुप है मेरे पास, टर्शरी के केस में, सेकेंडरी के केस में 2 है, प्राइमरी के केस में 1 है। जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज मेरा डिक्रीज हो जाएगा, जितना डिक्रीज होएगा उतना मेरे पास स्टेबल हो जाएगा। तो मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन्स में क्या आएगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। बट जब मेरे पास यही ग्रुप सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट आ जाते हैं, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट मेरे पास टर्शरी ग्रुप ऐसे आ जाएगा, बाकी वैलेंसी आप पूरी कर लेंगे। सेकेंडरी के केस में मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट? CH, CH3, CH3। प्राइमरी के केस में मेरे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी? C डबल बॉन्ड C, CH2, CH3। तो मेरा जो इन तीनों कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यही प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का, मेरे पास इन तीनों एल्कीन सिस्टम में ये वाली एल्कीन सबसे स्टेबल है। इसको मैं 1 डोनेट करूँ, ये मेरी उससे कम, ये मेरी उससे कम। इट मीन्स मेरे पास ऑर्डर ये आ गया। जब मेरे पास कार्बोकेटाइन्स थे, मेरे पास ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। बट जब मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाता है तो मेरे पास प्राइमरी वाला ज़्यादा एक्सटेंड तक स्टेबलाइज करे ग्रुप, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी मेरा उससे कम करे। अब ये वाली जो मेरी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसे हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन हमारी क्या है? डिलोकेलाइजेशन, हमारी जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसमें हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज हो रहे हैं। डिलोकेलाइजेशन है क्या? हमने ऑलरेडी लोकेलाइज एंड डिलोकेलाइज बॉन्ड पढ़ चुके हैं। लोकेलाइज बॉन्ड में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 एटम्स के बीच में ही फिक्स होते हैं। बट डिलोकेलाइजेशन में वो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 2 एटम्स के बीच में, ये हमने ब्यूट 1,3 डाइन की एग्जाम्पल करी थी, उसमें हमने स्टडी करा जो मेरे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है 4 एटम पे डिलोकेलाइज करे। तो डिलोकेलाइजेशन में वो जो मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वो 2 एटम में लोकेलाइज होने के बजाय 4 एटम्स पे, 3 एटम्स पे, जितने भी एटम्स के हम डिस्कस कर रहे हैं, डिलोकेलाइज हो जाते हैं। अब हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मेरे डिलोकेलाइज कहाँ होते हैं? p ऑर्बिटल या पाई ऑर्बिटल, एंड जो मेरे एडजेसेंट C बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, उसके सिग्मा ऑर्बिटल में। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे पास ये कंपाउंड है, इस केस में डबल बॉन्ड के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब इस केस में मेरे पास ये वाले या ये वाले या ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज हो रहे, ये मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मेरे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके
इसके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होके ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, H एज ए पॉजिटिव यहाँ रह जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरी इस केस में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी? H पॉजिटिव, क्योंकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो गए। बाकी दोनों H एज इट इज यहाँ पे डीलोकलाइज हुए, दैट इज डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन्स सिंगल बॉन्ड बना देंगे, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो फर्स्ट मेरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इस केस में ये बन गई। अगेन हम डेफिनेशन पे आते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे यहाँ पे पड़े थे वो डीलोकलाइज हो गए। कहाँ डीलोकलाइज हो गए? ये वाला पी ऑर्बिटल जो इधर बॉन्ड बना रहा था, अब ये पी ऑर्बिटल इस सिग्मा ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो जो मेरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज हो गए कहाँ पे? बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड जो मेरा एडजेसेंट सिग्मा ऑर्बिटल था, जहाँ पे ये मेरा सिग्मा बॉन्ड बना हुआ था ना, सिग्मा ऑर्बिटल हो गया। तो मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज हो गए, तो इस वजह से मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाती है। अब जितनी मेरे पास डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हाइड्रोजन है उतनी मेरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगी। सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इस केस में मेरी क्या बनेगी? अब ये वाले H के साथ आ जाएगा, दूसरा बाकी दोनों H में एज इट इज, ये H पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास CH है, CH2 नेगेटिव। थर्ड मेरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इस केस में क्या बन जाएगी? तीसरे वाली हाइड्रोजन हम ऐसे ही शो कर देंगे, H इज पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। तो मेरी जितने डबल बॉन्ड के साथ कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगी। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है आपको क्लियर होगी। अब हम अपनी वही एग्जाम्पल पे आते हैं जब हमारे डबल बॉन्ड के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए थे, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। जब मेरे पास डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे जो कार्बन लगे दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मेरे पास दो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। इस केस में डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, मेरे पास वन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। इस केस में डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इस केस में मेरी नो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। जितनी मेरे मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होती है उतना वो स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मेरे पास जिसमें टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला मेरा उससे कम हो गया, ये मेरा उससे कम हो गया। इस तरह हाइपर कॉन्जुगेशन से हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन से मैं डिफरेंट एल्कीन की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन से मैं सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, मेरा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो गया एंड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप हो गया, उन तीनों का डबल बॉन्ड पे स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट है मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। देन हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। हमने सेटिजेफ रूल पढ़ा है, उस केस में मेरी जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी एल्कीन है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड मीन्स एल्कीन की चारों हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड सी के साथ जो चार ग्रुप लगे चारों मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे मैंने पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कर दी एल्कीन, आगे मैंने डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कर दी, बाकी दोनों मैंने हाइड्रोजन लगा दी। एक मेरी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, दैट मीन्स मेरे पास ये स्ट्रक्चर होगी। अब हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लोअर क्लासेस में, सेटिजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेरी हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वन सबसे स्टेबल होगी, ये वाली वन होगी ना, चार सब्स्टिट्यूशन है ये टू होगी, ये मेरी टू सब्स्टिट्यूटेड मीन्स थ्री होगी और ये सिंगल सब्स्टिट्यूटेड फोर होगी। तो मेरी वन सबसे स्टेबल है फॉलोड बाय टू थ्री फोर। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से हम इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बार बार क्या कह रहे हैं, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन पे जितनी हाइड्रोजन है उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। मैं आपको एक केस में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देती हूँ, बाकी सारी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ करोगे। इस केस में मेरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, उसे भी ड्रॉ करने से पहले मैं इसकी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ।
मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है ये स्ट्रक्चर की। अब ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे यहाँ डिलोकेलाइज हो जाएंगे, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट मीन्स मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी, CH H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। एक मिथाइल ग्रुप के एक हाइड्रोजन की मैंने बना दी, मिथाइल ग्रुप में 3 हाइड्रोजन है, तो इस केस में मेरे पास 3 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव। इस केस में डबल बॉन्ड के साथ 4 कार्बन है, चारों पे 3 हाइड्रोजन लगे, टोटल 12 स्ट्रक्चर आ जाएंगे। इस केस में डबल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन है, उन पे 3 हाइड्रोजन है, 2 स्ट्रक्चर आ गए। इस केस में मेरे पास 6 स्ट्रक्चर आ गए। मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो मेरे पास टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोस्ट स्टेबल होगी, फॉलोड बाय ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, फॉलोड बाय डाई सब्स्टिट्यूटेड, फॉलोड बाय मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जो मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको हम बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसको ये साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करा था। और इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन का नेम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। नो बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे कोई भी बॉन्ड ना हो। जब मैं हाइपर कॉन्जुगेटिव की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, तो मेरे पास हर केस में एक ऐसा बॉन्ड आ रहा है जहाँ पे मुझे लग रहा है कोई भी बॉन्ड नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इस बाकी से अटैच्ड है थ्रू इंट्रैक्शन। जो है हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो थ्रू इंट्रैक्शन जॉइंड है। बट यहाँ पे मेरे पास इस केस में यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे, तीसरे वाले केस में यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो इस केस इनको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, बेकर-नाथ ने फाइंड करा, बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी कार्बोकेटाइन है, सपोज मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ऐसे मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ऐसे मेरे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अब इस केस में मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे और कितनी बनेंगी? एक के केस में हम ड्रॉ करें, यहाँ पे मेरे पास H पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड CH2, 3 हाइड्रोजन है। प्राइमरी के केस में हमारे पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी सारी आप खुद ड्रॉ करके देखना। एक CH3 ग्रुप हमारा एज इट इज लगा है। दूसरे के केस में हमने नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखा रहे हैं, दैट इज यहाँ पे H और यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। इस केस में 6 हाइड्रोजन है कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इस केस में हम 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। एक मैं फिर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है, एक केस में एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगी एक मिथाइल की, तो मेरे पास स्ट्रक्चर आ जाएगी। इस केस में मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ होगी? नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखा रहे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिखा रहे हम H डबल बॉन्ड C H3 CH3। एक हाइड्रोजन की मैंने ये स्ट्रक्चर दिखा दिया है, बाकी दोनों हाइड्रोजन और इधर 3 मिथाइल की 9 हाइड्रोजन। तो जो मेरा टर्शरी कार्बोकेटाइन है उस केस में मेरी टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। सेकेंडरी के केस में कार्बोकेटाइन की बात हो रही है हमारी, मेरी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव, हमने पीछे एक ड्रॉ करी है, बाकी आप खुद कर लेंगे। प्राइमरी के केस में हमारे पास 3 बन जाएंगे। तो मेरा जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो सबसे स्टेबल होंगे, सेकेंडरी से कम, प्राइमरी से कम। दैट मीन्स जो मेरी हाइपर कॉन्जुगेशन से मैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव
इंटरमीडिएट एक्सप्लेन कर सकती हूँ, चाहे वो मेरे कार्बोकेटाइन हो या मेरे फ्री रेडिकल हो। फ्री रेडिकल के केस में मैं एक केस में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे देती हूँ। मेरे पास इथाइल रेडिकल है, इस केस में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, मेरा यहाँ पे H एज ए रेडिकल, नो बॉन्ड रेजोनेंस आ जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। 3 हाइड्रोजन है तो मेरी इस केस में 3 आ जाएंगे, ऐसे सेकेंडरी के केस में 6 आ जाएंगे। प्राइमरी रेडिकल है मेरे पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव, सेकेंडरी है मेरे पास 6, टर्शरी है मेरे पास 9 आ जाएंगे। मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट रेडिकल। सेकेंड प्रॉपर्टी हम क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। पीछे हमने एग्जाम्पल करी है, मेरी हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन more stable as compared to less substituted alkene. देन हमारे पास नेक्स्ट है, इससे मैं शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शॉर्टनिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। मेरे पास सिंगल बॉन्ड जब होता है कार्बन कार्बन, बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है। जब मेरे पास डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ मेरी 134 पिकोमीटर होती है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में मेरे पास बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की 1.49 होती है, वो मैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है तो जहाँ पे मेरा सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ मेरी शॉर्ट होगी। अब इस केस में ये 2 आगे मैं 2 और बना दूंगी, टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगी, तो मेरी जो बॉन्ड लेंथ है इंटरमीडिएट होगी, बीच की कोई वैल्यू होगी सिंगल और डबल बॉन्ड करेक्टर की। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, मैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग एक्सप्लेन कर सकती हूँ। दैट इज कोई भी मेरा अल्काइल ग्रुप है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अल्काइल ग्रुप एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मेरे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, सपोज मैं मिथाइल ले रही हूँ, इस केस में मेरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, H पॉजिटिव CH CH, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे जो ये हाइड्रोजन के हैं, मैं ऐसे दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, दैट इज डबल बॉन्ड। ऐसे ही मैं आगे वाली स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ, मेरे पास पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हमने पहले भी ड्रॉ करी थी स्ट्रक्चर, सॉरी। ऐसे ही मेरा फिर से ये वाली ऑर्थो पे आ जाएगा, तो मेरा डोनेटिंग ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं, डोनेटिंग इफेक्ट। मेरा अगर मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस तरह जो मेरे अल्काइल ग्रुप है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, उस वजह से भी वो